जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर श्वसन के बारे में, रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे फुल डिटेल्स से समझने वाले हैं, इसके बारे में फुल जानकारी लेने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा श्वसन है, श्वसन विषय जो हमारा चैप्टर है रिस्पायरेशन श्वसन, इसको स्टार्ट करना है। तो इसके बारे में समझिए कि जो श्वसन होता है, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो जब छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ते थे हम लोग, तो हम लोग को यही बताया गया है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, जो सांस लेना और सांस छोड़ने की जो विधि होती है, जो क्रिया होती है, उसी को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है कि इसको श्वसन कहा जाता है, कि हालांकि ये नीचे स्टैंडर्ड का जो पढ़ाया जाता है वहाँ का है। हालांकि जब हम 10th स्टैंडर्ड के पढ़ने वाले हैं, बुक 10th स्टैंडर्ड का है, तो यहाँ पे क्वालिटी भी क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसकी क्वालिटी बढ़ाकर पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे कि श्वसन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा श्वसन, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन मतलब O2 को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए। श्वसन की क्रिया उसे कहा जाता है कि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि हम कितना परसेंट कितना गैस लेते हैं और कितना परसेंट कितना कौन सा गैस छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे आपको। तो पहले यहाँ पे ये समझिए कि वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के तौर पे क्या लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है, और सभी कोशिकाओं तक पहुँचकर क्या करता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है, इकट्ठा रहता है। तो ये बातें समझ में आ गई कि ऑक्सीजन जब भी हम लेते हैं तभी क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में भोजन स्टोर रहता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो हम खाना खाते हैं वो कोशिकाओं में दाल चावल चला जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या चीज़ के रूप में स्टोर रहेगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर रहेगा कोशिका में, है ना। तो ये समझ गए कि जो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेते हैं वो हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिश्रण होता है, जब मिलता है तो टूटता है, और टूटने के दौरान क्या होता है, टूटने के दौरान वहाँ से ऊर्जा निकलता है। ठीक है ना। तो ऊर्जा की हमारे शरीर में ज़रूरत है, तो उस शरीर में हमारा ऊर्जा खपत हो जाता है। लेकिन जब टूटता है तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम ना के मात्रा में लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं। तो जब ना के बराबर लेते हैं तो 4% छोड़ते कहाँ से है, ये चीज़ें समझने वाली है कि 4% हम छोड़ते कहाँ से हैं। तो 4% जो छोड़ते हैं वहीं से छोड़ते हैं जब कोशिका में हमारा ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज के रूप में हमारा भोजन स्टोर रहता है, तो वहीं पे टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और टूटने के बाद क्या होता है, ऊर्जा बनता है वहाँ पर, और ऊर्जा तो हमारे शरीर में खपत होता है। लेकिन वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वही जो वहाँ से है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं से निकल के क्या होता है, फेफड़े तक आता है, और फेफड़ों से क्या करता है, बाहर हमारे नाक के रास्ते वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गए हैं आप कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है, ये श्वसन की क्रिया है। और यहाँ पे ये भी समझ गए कि जो हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना के बराबर लेते हैं, तो 4% कहाँ से छोड़ते हैं, ये भी समझ गए हैं आप कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं। ऊर्जा कैसे हमारे शरीर में बनता है ये भी आप समझ गए। एक बात यहाँ पे और समझने वाली है कि जैसे क्या है कि जो ऊर्जा बनता है हमारे शरीर में और जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसको हम मतलब ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है ना। इसको एक प्रैक्टिकल की तरह से देखेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे और है, पहले समझिए कि श्वसन एक अपचय मंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है। मतलब है कि यहाँ की जो श्वसन है एक अपचय मंद दहन के उदाहरण है। मतलब जो श्वसन है धीरे धीरे
की गति करता है, धीरे धीरे जो श्वसन है धीरे धीरे वो श्वसन होता है, ठीक है ना, श्वसन की क्रिया धीरे धीरे होता है। तो ये चीज़ें समझ गए आप। अब यहाँ पे समझे एक ग्राफ के हिसाब से, तो यहाँ है हवा, ठीक है ना। हम सबसे पहले आपको क्या बताएं, हवा, हवा मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ आया, हमारे फेफड़ा पे आया, ठीक है, फेफड़ा में आया, और फेफड़ा में आने के बाद कहाँ जाएगा, शरीर के सभी कोशिकाओं में जाएगा, और शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा, शरीर की कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिकाओं के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज स्टोर रहता है, भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलेगा आपस में तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से टूट निकलेगा और वहाँ से ऊर्जा बनेगा। ग्लूकोज जितना टूटेगा उतना ऊर्जा बनेगा, उतना हमारे शरीर में खपत होगी ऊर्जा के, उतने तेज़ी से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप एक प्रैक्टिकल की तरह से है, तो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि श्वसन का समीकरण क्या है। श्वसन के समीकरण यहाँ पे देखिए, तो देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है शरीर की कोशिकाओं से, तो क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, मिलता है, तो क्या जब मिलता है तो क्या हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है ना। और ये जो अंक लिखा गया है ना, CO2 है ना, या फिर यहाँ पे 6CO2 लिखा है, 6H2O लिखा है, तो ये समीकरण को, दोनों अंक की तरफ के समीकरण को संतुलित करने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण का जो समीकरण है, श्वसन का समीकरण है, यहाँ पे ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलता है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि श्वसन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। एक ग्राफ के हिसाब से भी आप देख लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो समझ गए कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता है, और वहाँ पे जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो टूटता है, तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त होता है, और ऊर्जा मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के फिर से क्या होता है, सारी कोशिकाओं से रिटर्न आता है और फेफड़े तक आता है। फेफड़े में आकर के क्या होता है, हमारे नाक की रास्ता जो है वो बाहर निकल जाता है। पहली बात तो ये है कि हम श्वसन कहाँ से करते हैं, तो श्वसन जो है हम फेफड़ा से श्वसन करते हैं, नाक से श्वसन नहीं करते हैं ना। बहुत लोग का होता है कि श्वसन कहाँ से किया जाता है, तो श्वसन नाक से किया जाता है। तो श्वसन नाक से नहीं, श्वसन फेफड़ा से किया जाता है। नाक और मुंह सिर्फ एक माध्यम है श्वसन करने का, ठीक है, फेफड़ा से ही सांस लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मतलब कि कौन है बीच में एजेंट जो कि ऑक्सीजन को क्या करता है, शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी कोशिकाओं से क्या होता है, खींचकर फिर से फेफड़ा में फेंकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक या मुंह जो रास्ता है उसके द्वार से बाहर निकल जाता है, वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो ये एजेंट कौन है, तो ये जो एजेंट होता है, जो बैठा होता है ना बीच में, जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो नाक के रास्ते चला गया फेफड़ा में, तो वहाँ पे बैठा होता है हीमोग्लोबिन, और क्या करता है, तुरंत कैच करता है ऑक्सीजन को और पूरे शरीर की कोशिकाओं में भेज देता है। और जब जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का मिश्रण मिलन होगा, वहाँ पे मिलेगा, वैसे क्या होगा, वहाँ से ऊर्जा मुक्त होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, उसको वहाँ से खींचता है शरीर के सभी कोशिकाओं से, और क्या करता है, हमारे लिए ला करके पूरे कोशिकाओं से फेफड़ा में फेंक देता है। और फिर से क्या होता है कि हमारे नाक या मुंह के रास्ते वातावरण में मुक्त हो जाता है, जो CO2 है। तो इतनी बातें आपको पता चल गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन करता है, तो इसका करता है हीमोग्लोबिन। एक चीज़ ये यहाँ पे और है, हीमोग्लोबिन जो है, इसके कारण ही ब्लड का हमारा जो रंग होता है रेड होता है। इतनी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। श्वसन के बारे में तो देख लिए, इसके प्रकार देखेंगे, टाइप कितने प्रकार का, कितने टाइप का होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से टाइप देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो जो श्वसन होता है 2 प्रकार का होता है,
टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है ये चीज़ें देखते हैं पहले। तो पहला होता है आक्सीय श्वसन और दूसरा होता है अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, तो आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन जो है ये दो प्रकार का श्वसन होता है। तो आक्सीय श्वसन को ही वायवीय श्वसन कहा जाता है और अनाक्सीय श्वसन को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये ऐसा मत हो कि अगर कोई आक्सीय श्वसन पेपर में आ जाए तो वायवीय श्वसन के बारे में सोचना कि वायवीय श्वसन क्या होता है, या फिर वायवीय श्वसन आए तो आक्सीय श्वसन के बारे में सोचना कि आक्सीय श्वसन क्या होता है ना। तो आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन एक ही चीज़ है। ठीक है, आक्सीय श्वसन को ही वायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आक्सीय श्वसन जिसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को आक्सीय श्वसन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो क्रिया संपन्न होती है उसी को आक्सीय श्वसन कहते हैं या वायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अनाक्सीय श्वसन किसे कहते हैं। तो अनाक्सीय श्वसन जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, तो इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका विपरीत क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नॉन प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि श्वसन दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला आक्सीय, दूसरा का अनाक्सीय। ठीक है ना, तो इसकी जो डिफिनेशन है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आक्सीय और अनाक्सीय के बारे में डिटेल से देखते हैं कि आक्सीय में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अनाक्सीय श्वसन में क्या क्या चीज़ें स्किप होता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आक्सीय और अनाक्सीय में डिफरेंस, अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे कि आक्सीय श्वसन में क्या प्रेजेंट होता है और अनाक्सीय श्वसन में क्या स्किप होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। इससे क्या है कि यहाँ पे आक्सीय और अनाक्सीय को लेकर जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने डाउट है, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पहला है स्टेप आक्सीय श्वसन। अभी बताया है कि आक्सीय श्वसन किस में संपन्न होती है। तो आक्सीय श्वसन ऐसा है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को आक्सीय श्वसन कहते हैं, और अनाक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनाक्सीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया जो पहला स्टेप है। दूसरा क्या है, आक्सीय श्वसन को वायवीय श्वसन भी कहा जाता है और अनाक्सीय श्वसन को इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। जो नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है, इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। जो आक्सीय श्वसन है इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए, जो विशाल जीव से यहाँ क्या मतलब है। विशाल जीव से मतलब है कि इसमें बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं। बहुकोशिकीय जीव मतलब जैसे जीव जंतु मानव ये जितने भी हैं ये बहुकोशिकीय जीव हैं। जैसे हम आपको जैव प्रक्रम पढ़ाए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें बता दिए थे कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या है एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो बहुकोशिकीय जीव जो है, जो विशाल जीव जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो आक्सीय श्वसन में क्या है, विशाल जीव भाग लेते हैं। और अनाक्सीय श्वसन में कौन लेता है भाग, तो इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं से क्या मतलब है, सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीव जैसे कि जैसे एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये क्या करते हैं ना, अनाक्सीय श्वसन में क्या है इसका डिफिनेशन कि ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया है। तो ये जो अमीबा पैरामीशियम जो होता है, जो एक कोशिकीय जीव होता है जिसको सूक्ष्म जीव यहाँ पे कहा जा रहा है, तो जो सूक्ष्म जीव है तो ये क्या है कि अगर ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थिति अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, उस कंडीशन में भी क्या है पैरामीशियम और अमीबा श्वसन क्रिया कर सकते हैं, श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया कि अनाक्सीय श्वसन में क्या है सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं और आक्सीय श्वसन में विशाल जीव भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें देखते हैं, इसमें CO2 जो आक्सीय श्वसन है इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है। तो अभी हम बताएं आपको कि CO2 और जल का निर्माण होता है, मतलब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हम भोजन जो करते हैं,
जो हम भोजन करते हैं वो हमारे कोशिकाओं तक क्या चीज़ के रूप में स्टोर रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में हमारा भोजन स्टोर रहता है कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पे ग्लूकोज स्टोर रहता है। और जैसे हम ऑक्सीजन करते हैं, और ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़ा में जब हमारा ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ से उठाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। और जैसे ही शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, वह जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिश्रण होगा, क्या होगा, वहाँ पे ग्लूकोज टूट जाएगा और वहाँ से ऊर्जा मुक्त होने लगेगा, ठीक है ना। और क्या निकलेगा, वहाँ से जल निकलेगा और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो वही चीज़ें यहाँ पर है कि ऑक्सीजन श्वसन में CO2 और जल का निर्माण होता है, ये चीज़ें बता दी आपको। और ये जो अनाक्सीय श्वसन है इसमें क्या होगा, CO2 और जल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो ऑक्सीय श्वसन है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और जो अनाक्सीय श्वसन है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है, इसमें ग्लूकोज जो ऑक्सीय श्वसन है इसमें ग्लूकोज के एक अणु टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो ऑक्सीय श्वसन है इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु टूटने से 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि जितना ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे उतना ज़्यादा क्या है, हमारा ग्लूकोज टूटेगा और उतना ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगा और उतना ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा, हम उतना तेज़ी से कोई भी कार्य कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट आप इस बात को समझिए कि कोई रनिंग कर रहा है या फिर कोई प्ले कर रहा है, कोई ग्राउंड में खेल रहा है, या फिर कोई मतलब बहुत भारी चीज़ें उठा के ले जा रहा है, मतलब उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उसको ऊर्जा की अति आवश्यकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दिए होंगे कि जैसे जो रनिंग कर रहा है, अगर हम माने कि रनिंग कर रहा है और दौड़ते दौड़ते क्या करता है, वो हाँफने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जब दौड़ रहा है तो उसको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो मुंह खोलकर क्या करता है, सांस लेने लगता है ना। तो मुंह खोल के सांस लेने लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो जितना मुंह खोल रहा है और जितना तेज़ी से वो सांस ले रहा है, जब वो दौड़ रहा है तो क्या हाँफ जाएगा, और हाँफते क्या हो जाएगा, वहाँ पे तेज़ी से सांस लेने लगेगा। और जब तेज़ी से ऑक्सीजन लेने लगेगा तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेगा, तो जितना ऑक्सीजन हम लेंगे उतना ग्लूकोज के अणु टूटेंगे, और उतना ग्लूकोज का अणु टूटेंगे उतना ही ऊर्जा मुक्त होगा। जितना ऊर्जा मुक्त होगा हमारे शरीर को उतना ही ऊर्जा मिलेगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सी और अनाक्सी में अच्छे से डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन के तंत्र, श्वसन कैसे प्रक्रिया होती है, श्वसन हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो जो पहला अंग है हमारा वो है नसा गुहा। पहला अंग है हमारा नसा गुहा। नसा गुहा जो है श्वसन तंत्र का पहला अंग है। तो नसा गुहा किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में समझिए कि जो नसा गुहा होता है, अब जो हमारा नाक है, ठीक है, नाक है तो इसके अंदर 2 छिद्र होते हैं, और जो छिद्र हैं उसके अंदर खाली जगह होता है, ठीक है ना, उसी को गुहा कहा जाता है। तो नसा गुहा का मतलब नाक जो है, नाक को ही नसा गुहा कहा जाता है। तो समझ गए होंगे कि नसा गुहा इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहला अंग जो है श्वसन तंत्र का नसा गुहा है। ये क्या है, श्वसन तंत्र का, नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। मतलब नाक जो है श्वसन तंत्र का पहला अंग है और इसमें 2 छिद्र होते हैं, ठीक है, और छिद्र की सहायता से हवा जो है अंदर जाता है, और अंदर जाता है उसके नसा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं, जो क्या करता है, हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। मतलब ये है कि जो हमारा नाक है, नाक जो है श्वसन तंत्र का पहला अंग है, और नाक में 2 छिद्र पाया जाता है, और नाक के जो दीवार होता है अंदर का, उस पे बाल पाए जाते हैं, ठीक है ना। बाल होता है, बाल इसलिए होता है कि जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हवा हमारे नाक के द्वारा अंदर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वातावरण में धूल कण है वो भी उड़ के क्या करते हैं, हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं, और हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं तो क्या होगा,
अगर बाल नहीं रहे तो क्या होगा, जितने भी धूल कण है, जीवाणु है, सारे के सारे हमारे नाक के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद से हमें बीमारी हो जाएगी तरह तरह के। इसलिए जो नाक में बाल होते हैं वो क्या करता है, इस सारी चीज़ को रोकता है, रोकने में मदद करता है। तो पहला जो अंग है श्वसन तंत्र का आप समझ गए। अब जो नेक्स्ट है श्वसन तंत्र, जब हवा अंदर जाता है तो नसा गुहा से कहाँ जाता है, नसा गुहा से ग्रसनी में जाता है ना। सेकंड जो है ग्रसनी। अब ग्रसनी किसको कहते हैं ये चीज़ें समझिए। तो आप साइड में देख रहे हैं यहाँ पर श्वसन तंत्र के इस प्रमुख अंग के देख रहे हैं, यहाँ पर श्वसन तंत्र का पिक्चर देख रहे हैं। तो जो श्वसन तंत्र है ये ग्रसनी किसको कहा जाता है, तो जो नाक है हमारा और मुंह है, दोनों का एक ही नली होता है, दोनों का एक नली होता है। तो जो नाक का नली गया है और वहाँ से जहाँ से घूमा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ से घूमा है उसी घुमावदार को ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, नसा गुहा के घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। तो ग्रसनी समझ गए कहाँ जाता है, उसके बाद से जाता है ग्रसनी में, ठीक है। उसके बाद से ग्रसनी के बाद जाने के बाद कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है स्वर नाल में, स्वर नली में जाता है। स्वर नली क्या है, स्वर यहाँ पे ध्यान से समझिए, समझ में आएगा कि स्वर नली में कहाँ कैसे जाता है। तो फेरिंग्स के पीछे एक और चौड़ी नली के रूप में खुलती है जिसे स्वर नली कहा जाता है। स्वर नली जो है ये क्या है कि स्वर नली को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। स्वर नली जो है वहाँ से जो चौड़ी रास्ता, जब जैसे वो नली घूमी होती है और घूमने के बाद जो सीधी आई हुई है, ठीक है ना, जो सीधी आई हुई है और उसी को कहा जाता है स्वर नली, ठीक है ना। स्वर नली को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे स्वर नली कहा जाता है। फेरिंग्स जिस छेद के द्वारा लैरिंग्स में खुलता है उसे ग्लैक्टिस कहते हैं और ग्लैक्टिस क्या करता है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। अब एपिग्लॉटिस जो है ये जो चीज़ है एपिग्लॉटिस, ये कोई दया तो नहीं है। जब हम आहार नाल आपको पढ़ा रहे थे उसमें एपिग्लॉटिस के जितने भी मतलब वहाँ पे रोल है वो सारी चीज़ें बता दिए कि एपिग्लॉटिस कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, कैसे वर्क करता है। जैसे कि वहाँ पे वो जो हमारा स्वर नली है उसके वहाँ पे वो एक दरबान का कार्य करता है, ठीक है ना, वहाँ पे दरबान का कार्य करता है ताकि जो हमारा आहार नाल और स्वर नाल, ठीक है ना, दो वहाँ से गया हुआ है नली, तो उसे पता होना चाहिए एपिग्लॉटिस वहाँ पे दरबान का कार्य करता है कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन को किस नली में जाना है, और क्या है जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस को किस नली में जाना है। भोजन कर रहे हैं तो कहाँ, आहार नाल में जाना है, और सांस ले रहे हैं तो कहाँ जाना है, सांस ले रहे हैं तो स्वर नली में जाना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो स्वर नली में जाना है। तो एपिग्लॉटिस कहा जाता है और जिसका कार्य होता है, एपिग्लॉटिस का वर्क क्या है, तो इसका कार्य है भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना, ठीक है ना। ये दरबान का कार्य करता है, जब हम सांस लेते हैं तो स्वर नली में चला जाता है, जब भोजन करते हैं तो स्वर नली के जो दरवाज़ा होता है उसको बंद कर देता है कि भाई तुम्हारा कार्य है वो आहार नाल में चले जाओ, वहाँ पे पाचन की क्रिया होगी, स्वर नली में तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। तो ये एपिग्लॉटिस का ये वर्क है कि भोजन को क्या करता है, स्वर नली में जाने से रोकता है। तो ये चीज़ें जो हैं पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के यहाँ पे प्रमुख अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रमुख पहला अंग देख लिए हम नसा गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा देख लिए स्वर नली। अब किस किस रास्ते से होकर फेफड़ा तक पहुँचता है हमारा जो हवा है, इस चीज़ के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेप समझ लिए। अब इसके आगे और स्टेप है, इसके बारे में समझेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट स्टेप हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।